नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपनी विशेष श्रृंखला अनुवाद के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अनुवाद की समस्याएं और अनुवाद। और इस विशेष व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जाना माना कॉलेज है। और आपको बताएंगे कि आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अनुवाद से कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार हम उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का, और इनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इस विषय पर। तो डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। मित्रों, आज हम अनुवाद को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा है जो दो भाषाओं के बीच में सेतु का काम करती है। अनुवाद मात्र भाषांतरण नहीं है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मात्र उसका अंतरण कर देना ही अनुवाद नहीं है, अपितु अनुवाद एक सशक्त माध्यम है जिसकी सहायता से विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मों और सामाजिक स्तरों से देश विदेश के साथ हमारा संवाद स्थापित होता है। किसी एक देश ने जो प्रगति की है, कोई नवीनतम जानकारी हासिल की है, या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रगति की है, उसको देश विदेश में अनुवाद के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की जो एक स्थापना है, एक विचार है, उसको स्थापित करने में अनुवाद बहुत अधिक लाभकारी रहता है। आप देखेंगे मित्रों कि हमारी जो कालजयी साहित्य है, रामायण है, महाभारत है, या कालिदास के नाटक हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, ये सभी साहित्य देश विदेश में पहुंचा। किस माध्यम से पहुंचा? अनुवाद के माध्यम से। तो अनुवाद के माध्यम से ही गीतांजलि जब दूसरे देश विदेशों में पहुंची तो उसी का परिणाम था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी तरह से संस्कृत की रचनाएं विदेशों में पहुंची, जिससे हमारी भारत की संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे विचारों को, हमारे रहन सहन को, इन सब को दूसरे देशों ने भी जाना, पहचाना। तो इस तरह से अनुवाद केवल मात्र भाषांतरण नहीं है। अनुवाद के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं, एक दूसरे से अनेक प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अनुवाद स्थान की, समय की, भौगोलिक दूरियों को कम करने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है और अनुवादक का कर्तव्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका दायित्व भी दुगुना हो जाता है। अब अनुवादक की दृष्टि से देखें तो अनुवाद मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य अनुवाद और दूसरा विशिष्ट अनुवाद। विशिष्ट अनुवाद से अभिप्राय जैसे विज्ञान का अनुवाद करना, या सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, या विधि संबंधी अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, ये विशिष्ट अनुवाद कहलाते हैं। तो अनुवादक चाहे वो सामान्य अनुवाद करे या विशिष्ट अनुवाद करे, उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। तो मित्रों, आज हम इन समस्याओं की चर्चा करेंगे कि अनुवादक को अनुवाद करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके सामने कैसी समस्याएं आती हैं, और साथ ही साथ उन समस्याओं का हम समाधान भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य अनुवाद को लेकर के, कि सामान्य अनुवाद को करते हुए अनुवादक के सामने क्या समस्याएं आती हैं। अनुवादक के सामने जो सबसे पहली समस्या है वह है मूल कथ्य को समझना और उसको संप्रेषित करने की समस्या। जो मूल विषय है, मूल कथ्य है, अनुवादक जब तक उसको समझेगा नहीं तब तक वह उसको अन्य भाषा में या लक्ष्य भाषा में संप्रेषित नहीं कर पाएगा। और अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो इसी से जुड़ी हुई है। अनुवाद की प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। पहला सोपान है मूल वस्तु का,
मूल कथ्य का ध्यानपूर्वक पठन, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात दूसरा उसका सोपान है पढ़ी हुई वस्तु को, पढ़ी या समझी हुई कथ्य को आत्मसात करना और फिर उसे लक्ष्य भाषा में बोधगम्य शैली में प्रस्तुत करना। अब ये 3 सोपान हैं। सबसे पहले है कि मूल वस्तु जो मूल कथ्य है, अनुवादक उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर उसको आत्मसात करे, उसको समझे कि मूल आशय क्या है, उस आशय को अच्छी तरह से ग्रहण हृदयंगम कर ले और फिर उस मूल आशय को अन्य भाषा में जो लक्ष्य भाषा है उसमें प्रस्तुत करे। किस रूप में? बोधगम्य शैली में। तो ये 3 सोपान हैं और इन 3 सोपानों में से यदि कोई एक भी सोपान शिथिल हो जाता है, एक भी सोपान ढीला हो जाता है तो अनुवाद में समस्या आ जाती है, तो अनुवाद स्तरीय अनुवाद नहीं कहलाता। इसी तरह से दूसरी जो समस्या आती है वे है विषय के विशेष अध्ययन की समस्या। अब अनुवादक को बहुविध ज्ञाता होना चाहिए, उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता हो कि अगर वो सृजनात्मक कृति की अनुवाद कर रहा है, किसी कहानी उपन्यास का अनुवाद कर रहा है या कविता का अनुवाद कर रहा है, तो अगर उसमें सृजनात्मक क्षमता है, अगर वह मूल संवेदना को ग्रहण कर सकता है, अगर वह विषय के बिंब को, उसके कविता के प्रतीक को समझ सकता है, तो उसको अनुवाद करने में आसानी आएगी। अन्यथा उसके लिए ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे ही अगर वह विज्ञान का अनुवाद कर रहा है तो उसके लिए विज्ञान की जानकारी, आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह से प्रशासनिक शब्दावली की जानकारी, अगर अनुवादक प्रशासनिक अनुवाद कर रहा है, सरकारी कार्यालयों में अनुवाद कर रहा है, किसी सरकारी कामकाज का अनुवाद कर रहा है, तो प्रशासन संबंधी जो शब्दावली है उसकी अगर उसे जानकारी नहीं है, उसका अभाव है, तो उसके लिए अनुवाद करने में समस्या हो सकती है। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और आज तकनीकी शब्दावली नई से नई आ रही है, तो वो जो नवीन तकनीकी शब्दावली है उसकी जानकारी होना भी अनुवादक के लिए आवश्यक है। अगर वह इस नई तकनीकी शब्दावली को नहीं जानता तो उसके लिए अनुवाद में समस्या आ सकती है। इसी तरह से अगर वह मीडिया संबंधी अनुवाद कर रहा है, मीडिया से जुड़ा हुआ जनसंचार माध्यमों के अनुवाद कर रहे हैं, आजकल आप देखते हैं कि तुरंत का ज़माना है, शीघ्र समाचार पूरा दिन 24 घंटे लगातार चल रहे हैं और अंग्रेज़ी में आता है और उसको तुरंत ही अनुवाद किया जाता है, या हिंदी का है तो उसको तुरंत ही अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाता है। और अगर अनुवादक को मीडिया संबंधी जानकारी है तो उसको समस्या अनुवाद करने में नहीं आ सकती। तो इस तरह से विषय के विशेष अध्ययन की समस्या अनुवादक के लिए आती है। अगली समस्या है शब्दों के सटीक प्रयोग की समस्या। शब्दों के सटीक प्रयोग की समस्या से अभिप्राय है कि स्रोत भाषा में जो शब्द है, लक्ष्य भाषा में उसका सटीक प्रयोग किया जाए, प्रसंग के अनुसार और संदर्भ के अनुसार। देखा जाए कि मूल कथ्य का प्रसंग क्या है, मूल कथ्य का संदर्भ क्या है, और उसको देखते हुए उपयुक्त शब्द का, सटीक शब्द का चयन करना, ये सबसे बड़ी समस्या अनुवादक के सामने आती है। मित्रों, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अब प्रेसिडेंट शब्द है, प्रेसिडेंट शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब जब देश के संबंध में हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का अर्थ रहेगा राष्ट्रपति, और जब हम किसी संस्था की बात करते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट से अभिप्राय होगा अध्यक्ष। इसी तरह से किसी सभा या बैठक की बात करते हैं तो उस समय इसका अर्थ होगा, इसका शब्द लेंगे सभापति। तो इसी तरह से एक ही प्रेसिडेंट शब्द संदर्भ विशेष के अनुसार, प्रसंग के अनुसार बदल रहा है। कभी कहीं उसका अर्थ राष्ट्रपति है, कभी कहाँ उसका अर्थ अध्यक्ष है, कहाँ उसके लिए सभापति शब्द लिया जाएगा। तो ये अनुवादक को अगर इस विषय में जानकारी है
तो वह सटीक शब्द का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से मित्रों देखिए, एक शब्द है चार्ज शब्द। अब चार्ज शब्द विभिन्न अनुशासनों में विभिन्न अर्थों से जुड़ा हुआ है। अब प्रशासन के संदर्भ में हम लेते हैं तो वहाँ चार्ज का अर्थ कार्यभार है। राजनीति विज्ञान में देखते हैं तो वहाँ प्रशासन का अर्थ धावा है। इसी तरह से वाणिज्य क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ चार्ज शब्द से अर्थ उधार है। और विधि के क्षेत्र में तो वहाँ चार्ज लगाए, दोष लगाए, वहाँ दोष के अर्थ में। तो कोश में ये सभी अर्थ दिए हुए हैं। अब कौन सा सटीक प्रयोग है, किस विधा का अनुवाद कर रहा है। अब अगर विधि का अनुवाद कर रहा है तो चार्ज का अर्थ वहाँ दोष लेगा। इसी तरह से अगर प्रशासन का अनुवाद किया जा रहा है तो वहाँ चार्ज शब्द आया है तो उसका अर्थ वहाँ कार्यभार लेगा। तो अनुवादक को ये देखना है कि वो किस क्षेत्र में, किस अनुशासन में अनुवाद कर रहा है और उस अनुशासन विशेष में उस शब्द विशेष का क्या सटीक पर्याय हो सकता है, कौन सा उसका समतुल्य शब्द हो सकता है। तो ये समतुल्य शब्द के चयन की समस्या अनुवादक के सामने आती है। इसी तरह से देखिए, अब पर्यायवाची शब्द, वैसे तो कहा यही होता है कि किसी भी शब्द का एकदम पर्यायवाची शब्द कोई नहीं होता। पर्यायवाची जो शब्द है वो भी अपने अंदर एक अर्थ लिए हुए होते हैं, वो भी एक भिन्न अर्थ लिए हुए होते हैं। जैसे आप समझिए, पानी शब्द है, हम पीने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि पानी दे दीजिए, हम नहीं कहते कि हमारे लिए जल ले आइए, हमने जल पीना है। पर जब मंदिर में जा रहे हैं, देवता पर चढ़ा रहे हैं, तो हम तब कहेंगे जल चढ़ाया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। तो पानी और जल अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। वहाँ हम ये नहीं कहते कि शिवलिंग पर पानी चढ़ा रहे हैं। इसी तरह से पीने के लिए हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं। अब महादेवी प्रयोग करती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब पानी का पर्याय नीर भी है, जल भी है, अम्बु भी है, पर हर उस शब्द का प्रसंग और संदर्भ के अनुसार अर्थ में परिवर्तन है। तो पर्यायवाची शब्दों में से भी किस शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द सटीक रहेगा, ये अनुवादक के लिए एक समस्या होती है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोगगत अलग अलग अर्थ होता है। इसी तरह से किसी शब्द के जो कोशगत विभिन्न अर्थ हैं, अर्थ भी अलग अलग है। अब उन अर्थों में से सही अर्थ का चयन करना, ये अनुवादक के लिए अनुवादक की योग्यता पर भी निर्भर करता है। और अनुवादक को अगर उसका सही ज्ञान नहीं है, भाषा का अगर उसको सही ज्ञान नहीं है, वे भाषा की प्रकृति को, उसकी संरचना को नहीं समझता है, तो वे सही अर्थ का चयन नहीं कर पाता है। जैसे मित्रों समझिए, फाइन शब्द है। अब फाइन शब्द के कोश में अनेक अर्थ दिए हुए हैं। फाइन शब्द का अर्थ अच्छा भी दिया हुआ है, सुंदर भी है, बढ़िया भी दिया हुआ है, जुर्माना भी अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ भी है। अब फाइन के इतने सारे अर्थ हैं। अब अनुवाद करते हुए कोशकार इनमें से कौन सा अर्थ ले। जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है, व्हाट अ फाइन बॉय ही इज़। अब व्हाट अ फाइन बॉय ही इज़ जब हम कहते हैं तो यहाँ फाइन के लिए सुंदर शब्द अगर प्रयोग करता है या सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करे तो वो गलत होगा। वहाँ इसका बनेगा भला बच्चा, भला लड़का, जो कि कोशगत अर्थ में नहीं है। तो ये अनुवादक की अपनी समझ, वो कितना उसको मूल को समझा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फाइन क्लॉथ जब कहेंगे तो वहाँ सूक्ष्मता का अर्थ दे रहा है। जब खेल के मैदान में फाइन शॉट कहा जाता है तो वहाँ फाइन का अर्थ अलग है। और इसी तरह से जब कहा जाता है यू हैव टू पे फाइन, तो उसका मतलब जुर्माना के अर्थ में है। तो कोश हमें विभिन्न, एक शब्द के विभिन्न अर्थ तो बता सकता है, पर अनुवादक को सही संदर्भ के देखते हुए उसका सही अर्थ का, सही शब्द का चयन करना, ये उसकी अपनी बोधगम्यता, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। और अगर वे सही शब्द का चयन नहीं कर पाता तो ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसी तरह से अगली जो समस्या है वे है सांस्कृतिक प्रतीकों के
समतुल्य शब्दों के प्रयोग की समस्या। अब हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज, अपने धार्मिक विश्वास, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं होती हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, ये सब हर देश का अपना होता है। हर संस्कृति का अपना, उसकी एक पहचान भी होती है और उन्हीं से जुड़े हुए प्रतीक हो जाते हैं। अब मूल विषय में, मूल भाषा में जो सांस्कृतिक प्रतीक आए हैं, उन प्रतीकों का अनुवाद करने की समस्या, अन्य भाषा में उसका समतुल्य शब्द ढूंढने की, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे खान पान संबंधी शब्द है। अब हिंदी में रोटी पूरी शब्द है। अब रोटी और पूरी का अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो अनुवाद संभव नहीं है। वहाँ ब्रेड शब्द आता है, पाव शब्द आता है, केक शब्द आता है, परंतु वो रोटी और पूरी को पूरी तरह से नहीं उसका समतुल्य बन पाता। ऐसे ही रसगुल्ला शब्द है या गुलाब जामुन शब्द है या दही बड़ा शब्द है। अब इनके अनुवाद समतुल्य शब्द हमें अंग्रेजी भाषा में नहीं मिल सकते। एक बात ये भी देखने की है कि जो संस्कृति की भाषाएं हैं, जिनकी सांस्कृतिक प्रतीक मिलते जुलते हैं, जैसे हिंदी से गुजराती में अनुवाद करना है, हिंदी से मराठी या बंगला में अनुवाद करना है, तो सांस्कृतिक प्रतीकों के समतुल्य शब्दों को चुनने में कठिनाई नहीं होती। पर जब हम विषम संस्कृति में, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में करना है या हिंदी से रशियन में या जापानी आदि में अनुवाद करना है, तो वहाँ समतुल्य शब्द, प्रतीकों के समतुल्य शब्दों के प्रयोग की समस्या रहती है। ऐसे ही अंग्रेजी में अब जैसे आइसक्रीम शब्द है, फ्रूट क्रीम शब्द है, उसका समतुल्य हिंदी में शब्द नहीं है। ऐसे ही वस्त्रों में देख लेते हम तो साड़ी, पगड़ी, अंगरखा, धोती आदि शब्द हैं, या अंग्रेजी में स्कर्ट है, हेलमेट है, नाइटी आदि शब्द है। तो इन शब्दों के समतुल्य शब्दों का अभाव रहता है। ऐसे ही खेल संबंधी हम देखते हैं तो हिंदी में गिल्ली डंडा खेल है हमारे भारतीय संस्कृति में, या कबड्डी का खेल है, या चौसर का खेल है, चौपड़ आदि है, तो इनका हम अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाते, अंग्रेजी में उनके समतुल्य शब्द नहीं ले पाते। इसी तरह से जो अंग्रेजी के खेल हैं, जैसे टेनिस है, क्रिकेट है, या गोल्फ है, हॉकी है, तो इनके लिए हिंदी में उनके समतुल्य शब्द नहीं है। ऐसे ही धार्मिक संस्कृति से संबंधित शब्द, जैसे तिलक शब्द है, अब तिलक लगाने के लिए संस्कृत में शब्द नहीं है। मांग भरना शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। या चित्त, संस्कार, कर्म, ज्ञान, इन अनेक ऐसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि हमारे दर्शन के, हमारी संस्कृति के अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके हमारे पास समतुल्य शब्द विषम सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में नहीं मिलते। इसी तरह से संबंधों से जुड़े हुए जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हम देखते हैं कि अंग्रेजी में हमें क्या मिलता है, आंटी, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर शब्द मिलता है। वहाँ बुआ के लिए, मासी के लिए, चाची के लिए अलग शब्द नहीं है। वहाँ बुआ के लिए भी आंटी है, चाची के लिए भी आंटी है, मासी के लिए भी आंटी है। ऐसे ही अंकल शब्द है, चाहे वो फूफा जी है, चाहे वो मौसा जी हैं, चाहे वो मामा जी हैं, वो सबके लिए, चाचा जी, सबके लिए अंकल शब्द है। तो अब ये अंतर बताना हो तो उसके लिए समतुल्य शब्द नहीं मिलता। तो इस तरह से जो रिश्ते नातों की, जो संबंधों के प्रतीक हैं, उनके जब पर्यायवाची शब्द, उनके जो समतुल्य शब्द देखने होते हैं, तो अनुवाद करते हुए अनुवादक के सामने ये समस्या आती है। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उनके लिए अनुवादक क्या करे, उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उसके लिए अनुवादक क्या कर सकता है कि शब्द दे दे, या तो जैसे टेनिस है तो टेनिस ही रख दिया, कबड्डी शब्द है तो उसको कबड्डी ही रख दिया, पर पाद टिप्पणी में उसको व्याख्या करके उसको समझा सकता है कि कबड्डी से क्या अभिप्राय। अंग्रेजी में कर रहा है तो चौसर शब्द से क्या अभिप्राय है, चौसर को चौसर अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिख दिया, पर पाद टिप्पणी में उसकी व्याख्या कर दी, उसको स्पष्ट कर दिया। तो जिन सांस्कृतिक प्रतीकों के समतुल्य शब्द उपलब्ध नहीं है,
मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में नहीं मिल पाते, तो उसके लिए अनुवादक के पास एक ही उपाय रह जाता है कि वह उन शब्दों को उन लिप्यंतरण कर दे। अगर वो हिंदी से अंग्रेज़ी में कर रहा है तो उसको रोमन लिपि में कर दे, या अंग्रेज़ी से हिंदी में कर रहा है तो उसको देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कर दे और पाद टिप्पणी में उस शब्द विशेष को व्याख्यायित कर दे, उसको समझा दे। तो इस तरह से सांस्कृतिक प्रतीकों के समतुल्य शब्दों के जो प्रयोग की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। ऐसे ही अनुवादक को अनुवाद करते समय भाषिक प्रकृति के स्तर पर अनेक समस्याएं आती हैं कि अनुवादक अगर भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसकी अपनी संरचना होती है। यदि वे उससे परिचित नहीं है तो उसके सामने अनेक समस्याएं आ सकती हैं। पदक्रम से संबंधित समस्या आ सकती है या अन्वय से संबंधित समस्या आ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी की हमारी जो संरचना है वो है कर्ता, कर्म और क्रिया की संरचना। पहले कर्ता आता है, बीच में कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। परंतु जो अंग्रेजी की संरचना है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, पहले कर्ता फिर क्रिया और फिर कर्म की आती है। अगर इस पदक्रम को, इस अन्वय को अगर अनुवादक नहीं जानता है, अगर वे उसकी प्रकृति से परिचित नहीं है, तो अनुवाद करते समय वे अनेक अशुद्धियाँ कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य बताऊं। जैसे अंग्रेज़ी का एक शब्द है शो मी वेरियस काइंड ऑफ लेदर शूज़। शो मी वेरियस काइंड ऑफ लेदर शूज़। अब इसका अगर वे अनुवाद कर देता है कि मुझे तरह तरह के चमड़े के जूते दिखाओ, तो ये अनुवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरियस काइंड जो शब्द आया है वो लेदर के लिए नहीं आया है, वो शूज़ के लिए आया है। अगर वो लेदर के साथ कर देता है तो अनुवाद बदल गया, उसका अर्थ बदल गया। फिर हो गया कि अलग अलग चमड़ों का प्रकार की बात कर रहे हैं, परंतु इसका सही अनुवाद होगा मुझे चमड़े के तरह तरह के जूते दिखाओ, क्योंकि जो वेरियस काइंड शब्द विशेषण है वो जूतों के लिए है, लेदर के लिए नहीं। इसी तरह से वी हैव टू फेस मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं, अगर वे इसका अनुवाद कर देता है कि हमें व्यावहारिक जीवन की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये अनुवाद गलत हो जाएगा। क्योंकि समस्याएं क्या है, इसका होगा कि हमें जीवन की बहुत सी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं के साथ व्यावहारिक जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ व्यावहारिक नहीं जुड़ा हुआ है। तो व्यावहारिक जीवन ना कह करके जीवन की व्यावहारिक समस्या है। तो शब्द का क्रम बदल देने से उसका अर्थ बदल जाता है। अनुवादक अगर इसको अच्छे से जानता है, अनुवादक अगर भाषा की प्रकृति को समझता है, तो वह अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान भी रख सकता है और वह इस तरह की अशुद्धियों से भी बच सकता है और उसका अनुवाद भी स्तरीय हो सकता है। इसी तरह से अनुवाद करते हुए एक अन्य जो समस्या आती है वे आती है व्याकरणिक प्रयुक्ति के स्तर पर, कि अगर अनुवादक को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, अनुवादक को व्याकरण का जो मूल भाषा का व्याकरण है और जिस भाषा में वे अनुवाद करने जा रहा है उसके व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो वे अनेक अशुद्धियाँ कर सकता है। लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, कारक से संबंधित अनेक त्रुटियाँ वे कर सकता है, अशुद्धियाँ कर सकता है। जैसे बंगला भाषा है या उड़िया भाषा है, वहाँ लिंग का भेद नहीं है, वहाँ लड़की भी खाता है, लड़का भी खाता है। अब कोई बंगला भाषी हिंदी में अनुवाद कर रहा है तो वो अगर हिंदी की प्रकृति से परिचित नहीं है तो वह लिंग संबंधी अशुद्धि कर जाता है, वचन संबंधी अशुद्धि कर जाता है। ऐसे ही क्रियाओं से संबंधित अशुद्धि। तो व्याकरण का ज्ञान होना अनुवादक के लिए अनिवार्य है, दोनों भाषाओं की, मूल भाषा के भी
और लक्ष्य भाषा का भी। दोनों भाषाओं का अगर व्याकरण का उसे ज्ञान है तो वह अशुद्धि नहीं कर सकता। जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब उदाहरण के लिए द आर्टिकल की हम बात करें, जो द आर्टिकल है यह आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण है, और खाली बैंक कहते हैं तो उसका अर्थ अलग है, द बैंक कह देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। स्कूल कहें तो अर्थ अलग है, द स्कूल कहने से अर्थ परिवर्तित हो गया। इसी तरह से इंग्लिश कहते हैं तो इंग्लिश से अभिप्राय भाषा है, अंग्रेजी भाषा, पर जब हम द इंग्लिश कह देते हैं तो वो अंग्रेज़ के लिए, अंग्रेज़ी बोलने वाले अंग्रेज़ लोगों के लिए आ जाता है। इस तरह से आर्टिकल का अंग्रेज़ी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर अनुवादक इन आर्टिकल्स की इन सूक्ष्म बारीकियों को नहीं जानता है तो वे अनुवाद करते हुए त्रुटियां कर जाता है, उसके सामने समस्या आती है। इसी तरह से वचन संबंधी, अब खाली पुअर कहते हैं तो वो एक वचन है, गरीब के लिए आ गया, पर जब द पुअर कह देते हैं, द उससे पहले लग गया तो वो बहुवचन बन गया। इसी तरह से रिच शब्द एक वचन है, पर जब द रिच कह देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो आर्टिकल्स का ज्ञान होना अंग्रेजी के अनुवाद करते हुए बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण की प्रयुक्तियों का अगर अनुवादक को सही ज्ञान नहीं है, अगर व्याकरण की आधारभूत जानकारी अनुवादक के पास नहीं है, तो प्रयुक्ति के स्तर पर उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अनुवादक को अनुवाद करते हुए एक और समस्या जो आती है वे है मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं ये हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती हैं, जो उस देश की संस्कृति से, उस देश के रहन सहन से, उस देश की सभ्यता से जुड़ी हुई होती हैं। और मुहावरों और लोकोक्तियों का शब्दशः अनुवाद नहीं किया जाता से। अगर अनुवादक उनका शब्दानुवाद कर देता है तो वह अनुवाद को बिल्कुल बिगाड़ देता है। अगर उसे लक्ष्य भाषा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है तो वह मुहावरे का या लोकोक्ति का अनुवाद नहीं कर सकता। अगर वह लक्ष्य भाषा के रीति रिवाजों से, उनकी परंपराओं से परिचित नहीं है, अगर वे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिक और भौगोलिक वैषम्य से परिचित नहीं है, तो अनुवाद करने में उसे कठिनाई होगी। ये उसके सामने सबसे बड़ी समस्या बन करके आ सकती है। जैसे हिंदी में मुहावरा है हाथ पीले करना। अब इसको अगर हाथ पीले करना को येलो, टू मेक हैंड्स येलो कर दिया जाए तो ये तो मुहावरे को बिगाड़ देना होगा, ये तो मुहावरे का अनुवाद ही नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अंग्रेजी में शब्द है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, और इसका अगर कर देते हैं कुत्ते बिल्लियों की वर्षा हो रही है तो ये हास्यास्पद अनुवाद हो जाएगा, जबकि वहाँ हिंदी में उसका समतुल्य है मूसलाधार वर्षा। इसी तरह से अ ड्रॉप इन द ओशन, अगर हम इसका अनुवाद कर देते हैं समुद्र में एक बूंद, तो ये अब शब्दानुवाद हुआ, ये मुहावरा नहीं बन पाया, जबकि हिंदी में उसके लिए मुहावरा बनेगा ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस तरह से उसे मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं की प्रकृति से, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, उनके रीति रिवाजों से, उनकी परंपराओं से, उनके वैषम्य से परिचित होना अनिवार्य है, अन्यथा मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या हो सकती है। तो मित्रों, ये तो हमने सामान्य अनुवाद के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, क्या क्या वो ध्यान में रखे जिससे वो इस तरह के अनुवाद करते हुए इन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है और साथ ही अशुद्धियों से बच सकता है। उसके लिए अनिवार्य है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की आधारभूत प्रकृति को समझना। दोनों भाषाओं की आधार प्रकृति को समझ लेगा तो वह अनुवाद करते हुए अशुद्धियाँ नहीं कर पाए। ऐसे ही दोनों भाषाओं की प्रयुक्ति का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, सांस्कृतिक संदर्भों की खोज, और इसी तरह से सांस्कृतिक शब्द जब उनका समतुल्य शब्द नहीं है तो लिप्यंतरण करते हुए पाद टिप्पणियों का प्रयोग करें।
मानक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करें, वैज्ञानिक, तकनीकी, मानविकी, इन पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करें तो उसे सही शब्द मिल सकते हैं। ऐसे ही प्रामाणिक शब्दकोशों को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करें तो ये अनुवाद करते हुए अनुवादक के लिए सहायक सामग्री के रूप में सहायक हो सकते हैं और अनुवाद की समस्याओं से उसको छुटकारा मिल सकता है और वो एक स्तरीय अनुवाद करने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। मित्रों, अभी पिछले व्याख्यान में हमने अनुवाद में के जो 2 प्रकारों की चर्चा की थी और उसमें भी सामान्य अनुवाद के से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की है। अब हम इस व्याख्यान में विशिष्ट अनुवाद से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उन पर बात करेंगे। विशिष्ट अनुवाद में हम देखेंगे वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए, क्योंकि आजकल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रगति हुई है, अनेक नई जानकारियाँ आई हैं और देश विदेश में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, उनकी जानकारी अन्य देशों तक अन्य भाषाओं के माध्यम से पहुंचती है, तो वे अनुवाद के माध्यम से। अब वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए अनुवादक के सामने जो समस्याएं आती हैं, हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे कि सृजनात्मक साहित्य का या कार्यालयी अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद करते हुए जो समस्याएं आती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं वैज्ञानिक अनुवाद की समस्याएं। विज्ञान से संबंधित जब अनुवादक अनुवाद करता है तो उसके सामने सबसे पहली जो समस्या है वो सामान्य अनुवाद से भी जुड़ी हुई है कि स्रोत भाषा का ज्ञान। जब तक स्रोत भाषा की पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान नहीं है, तब तक अनुवादक अनुवाद नहीं कर सकता। स्रोत भाषा की भाषिक संरचना, उसका शब्द चयन, उसकी सांस्कृतिक विशेषता, शैली, व्याकरण, उसका भाषा सौष्ठव, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अनुवादक को जब तक स्रोत भाषा की भाषिक संरचना का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वे स्रोत भाषा के शब्दों का कैसे चयन करें उसकी जानकारी नहीं होगी, जब तक वे उस भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं को नहीं जानेगा, उसकी शैली और व्याकरण को नहीं जानेगा, उसकी भाषा की प्रकृति, भाषा की संरचना को नहीं जानेगा, तब तक वो वैज्ञानिक अनुवाद करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसी तरह से दूसरी जो अनुवाद करते हुए समस्या है वो है विषय के आधारभूत ज्ञान का अभाव। वैज्ञानिक अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक है उसको स्वयं विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगर वे उसे विज्ञान की आधारभूत बातों को नहीं जानता है
विज्ञान की शब्दावली को नहीं समझता है तो वह अनुवाद नहीं कर सकता। कोई कला क्षेत्र का है, कोई मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे अगर वैज्ञानिक अनुवाद करने के लिए बोल दिया जाए तो वह अनुवाद नहीं कर पाएगा। तो वैज्ञानिक अनुवाद करने के लिए विज्ञान क्षेत्र की आधारभूत जानकारी का होना अनिवार्य है। उसके अभाव में उसके सामने अनुवाद करने में समस्या आ सकती है। इससे अगला जो समस्या है वह है उपयुक्त शब्द के चयन की समस्या। उपयुक्त शब्द का चयन करना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अनिवार्य है। अगर शब्द का चयन सही नहीं किया गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे हम समझें धातु शब्द है। अब धातु शब्द का विज्ञान के संदर्भ में हम देखें तो वो मेटल के लिए प्रयोग होता है। वही धातु शब्द व्याकरण के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ धातु क्रिया के अर्थ में, जाना क्रिया, गम धातु, चलना क्रिया, चल धातु, तो वहाँ धातु क्रिया के लिए, और शास्त्र में किसी अन्य अर्थ में। तो किस अनुशासन विशेष में, भौतिकी में फोकस शब्द का क्या अर्थ है, वनस्पति में फोकस शब्द का ले तो क्या अर्थ है, मीडिया में फोकस शब्द का अन्य अर्थ है। तो शब्द के उपयुक्त शब्द के चयन की समस्या ये वैज्ञानिक अनुवाद करते समय सबसे पहले आती है और ये सबसे प्रमुख समस्या भी गिनी जाती है। इसी तरह से एक अन्य समस्या है समानार्थक शब्द रचना की समस्या। अब जिस भाषा में शोध हुआ है उस भाषा में तो शब्द बनाना आसान है। मान लिया अंग्रेजी में कोई शब्द बने हैं, अब हिंदी में उसका समानार्थक शब्द नहीं मिल पा रहा है। अब समानार्थक शब्द नहीं मिल रहा तो अनुवादक के सामने समस्या आती है कि वे क्या करें, क्योंकि उसका अंग्रेजी में जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द हिंदी में नहीं उपलब्ध हो रहा है। लक्ष्य भाषा में वे शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब उसके सामने समस्या आती है कि वो नया शब्द गढ़े। अब नया शब्द जब वो गढ़े तो अब हर अनुवाद मान लिया 10 अनुवादक कर रहे हैं और 10 अनुवादक अपना नया नया शब्द गढ़ते हैं तो अनेक रूपता की समस्या हो जाएगी। प्रत्येक अनुवादक अपनी समझ के अनुसार, अपनी योग्यता को देखते हुए, अपनी रुचि के अनुसार एक नया शब्द गढ़ लेगा तो वो शब्द में अनेक रूपता हो जाएगी जिससे प्रामाणिकता नहीं रहेगी। और नए शब्द निर्माण हर अनुवादक में योग्यता भी नहीं है कि वे नए शब्द का निर्माण कर सके, तो अनुवादक की अयोग्यता की भी समस्या है। और नया शब्द उसने गढ़ लिया, कोई बना दिया नया शब्द, अब वह नया शब्द उस मूल भाषा के शब्द के सटीक अर्थ नहीं दे रहा, वो अर्थ कुछ भिन्न अर्थ दे रहा है। तो ऐसे में अर्थ के अनर्थ होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो अनुवादक के सामने समानार्थक शब्द रचना की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए प्रयास यही होना चाहिए कि अनुवादक नए शब्द गढ़ने की ओर, नए शब्द बनाने की ओर कम से कम प्रयास करें। जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है उनके द्वारा जो शब्दावली का निर्माण किया गया है उसी शब्दावली में से वो शब्द को चुनें, उसका चयन करें, उसका समानार्थक शब्द ढूंढें, पर नए शब्द की रचना जहाँ तक संभव हो सके वे ना करें, क्योंकि नए शब्द गढ़ने में अर्थ के अनर्थ होने की संभावना अधिक रहती है, अप्रामाणिक होने की संभावना अधिक रहती है। इसी तरह से अन्य समस्या है वैज्ञानिक सूत्रों एवं संक्षिप्तियों की समस्या। अब विज्ञान में, गणित में अनेक सूत्र बना दिए जाते हैं, शब्दों की संक्षिप्तियाँ बना दी जाती हैं। अब अनुवादक के सामने ये समस्या आती है कि वह उनको ज्यों का त्यों रखे, उनको देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कर दे या उसको परिवर्तित करे। ये विज्ञान अनुवादक के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वे अंग्रेजी संक्षिप्त अक्षरों को एवं सूत्रों को
ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख दे, या उन संक्षिप्तियों को खोले, उनका विस्तार करे और फिर उसका लक्ष्य भाषा में हिंदी में अनुवाद करे, या हिंदी अर्थ का संक्षिप्त रूप दे, तो ये अनुवादक के सामने एक बड़ी समस्या आती है। इसी तरह से एक अन्य समस्या जो वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए अनुवादक के सामने आती है, वह है भाषा के प्रयोग से संबंधित, कि विषय के अनुकूल वो किस भाषा का प्रयोग करे। वे विज्ञान के लिए सहज सरल भाषा का प्रयोग करे या भाषा का संस्कृतकरण कर दे, कि भाषा में दुरूहता क्लिष्टता आ जाए और जो समझ में नहीं आए, या आयोग द्वारा निर्मित वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करे। तो विषय के अनुकूल किस भाषा का प्रयोग करे, ये अनुवादक के सामने एक समस्या आती है। अब मित्रों, अधिकांशतः क्या देखा जाता है, अंग्रेजी से जब हिंदी में विज्ञान का अनुवाद किया जाता है तो पाठक अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाषा हिंदी में बड़ी क्लिष्ट हो गई है, बड़ी दुरूह हो गई है और ये अनुवाद नीरस या बोझिल हो गया है। वास्तव में जो वैज्ञानिक शब्दावली बनी है, संस्कृत के शब्दों को लेकर के, संस्कृत के धातु और प्रत्यय लगा करके जो अनेक शब्द बना दिए गए हैं, उनसे जो नए शब्द गठित किए गए हैं वो हम उनसे अपरिचित हैं, हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण वे शब्द हमें दुरूह क्लिष्ट लगते हैं। जबकि कई बार ये भी देखने में आया है कि अंग्रेज़ी के शब्द या दूसरी भाषा के शब्द अधिक कठिन हैं, परंतु हम उनको बार बार देखते हैं, बार बार उनका प्रयोग करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में रच बस गए हैं, तो क्लिष्ट होते हुए भी हम उनसे परिचित हो गए और उनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु हिंदी में जब उनके पर्याय शब्द, समतुल्य शब्द बनाए गए, तो उनका प्रयोग ना होने के कारण वे हमें क्लिष्ट, तो अति सरलीकरण की जो प्रवृत्ति है उससे भी बचना चाहिए अनुवादक को, कि अति सरल करते करते वे उस मूल शब्द की जो संवेदना है, मूल शब्द का जो आशय है, कहीं वे उसको ही खो ना दे। तो इस तरह से वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए ये सब समस्याएं अनुवादक के सामने आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो। वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए वे इन समस्याओं से कैसे बाहर निकले, तो इनके समाधान के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है उनका अनुवाद ना किया जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द प्रसिद्ध हो चुके हैं, प्रचलित हो चुके हैं, अनुवाद करते हुए उनका देवनागरी में लिप्यंतरण कर लिया जाए। जैसे हाइड्रोजन शब्द है, कार्बन डाइऑक्साइड शब्द है, कैलोरी शब्द है, एम्पियर आदि शब्द हैं, तो इनको ज्यों के त्यों उनका लिप्यंतरण कर दिया जाए। इसी तरह से अनावश्यक संस्कृतकरण से भी बचना चाहिए, कि हर शब्द का हमें हिंदी में उसका समतुल्य शब्द लेना ही है और वो ढूंढने के लिए हम संस्कृत में शब्द बनाते चले जाएं, तो वो अनावश्यक जब संस्कृतकरण किया जाता है तो वे भी अनुवादक के लिए उचित नहीं रहता, तो उससे बचना चाहिए। इसी तरह से जो विज्ञान के सूत्र हैं उनका प्रयोग रोमन अथवा ग्रीक वर्णमाला में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो विज्ञान के चिन्ह हैं उनका प्रयोग उनके प्रचलित रूप में ही किया जाए। जैसे CO2, H2O, अब सेंटीमीटर के लिए cm है तो वो cm है, स मी से मी इस तरह से प्रयोग, इस तरह से ना लिखे। तो जो चिन्हों का प्रयोग प्रचलित हो चुका है उनको उसी रूप में ही किया जाए। वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में विकल्प की संभावना कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है वो तथ्यपरक है और उस तथ्य कलात्मक नहीं है। तो वैज्ञानिक अनुवाद तथ्यात्मक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, उसकी कलात्मकता की ओर, उसकी शैली की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द सुनिश्चित कर देना चाहिए। इसी तरह से विज्ञान के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो स्पष्ट और सुनिश्चित हों, उनमें शंका या भ्रम के लिए अवकाश नहीं रहे, कि जो पारिभाषिक शब्दावली प्रामाणिक है उसका ही प्रयोग किया जाए और जो स्पष्ट है, सुनिश्चित है, ताकि किसी प्रकार के अर्थ के अनर्थ होने की संभावना भी ना रहे, कोई संदेह, कोई भ्रम भी
ना रहे। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुवाद करते हुए अगर अनुवादक इन बातों का ध्यान रखे तो वे अनुवाद करते हुए उसे लाभकारी भी हो सकता है और वे अशुद्धियों से भी बच सकता है। इसी तरह से मित्रों, जैसे हमने वैज्ञानिक की बात की, उसी तरह से अब हम बात करते हैं सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद जो है, वास्तव में जो अनुवादक की प्रक्रिया है, अनुवाद की प्रक्रिया, वह सही मायने में रचना की प्रक्रिया से 2 बार गुजरने की है। एक मूल भाषा में और फिर अनुवाद की भाषा में। इसीलिए जब साहित्यिक अनुवाद की हम बात करते हैं तो साहित्यिक अनुवाद को पुनर्रचना कहा जाता है, पुनर्सृजन कहा जाता है, अनुसृजन कहा जाता है या साहित्यिक पुनर्जीवन भी कह दिया जाता है। वास्तव में मौलिक भावों, विचारों एवं चिंतन की अभिव्यक्ति यदि सृजन है तो अन्य भाषा में अनुवाद करना पुनर्सृजन है। तो अनुवाद कार्य का बुनियादी सवाल है मूल कृति की रचना और अनुवादक की स्वतंत्रता के बीच अंतर्विरोध। हर अनुवादक को अपने विवेक से इनके बीच संतुलन की तलाश करनी पड़ती है। उसे एक ऐसा समीकरण चाहिए कि मूल कृति की अधिक से अधिक सृजनात्मक शक्ति और सामर्थ्य, उसके रूपगत वैशिष्ट्य और शैली के व्यक्तित्व की को भी संप्रेषित किया जा सके और साथ ही अनुवाद बनावटी ना लगे। अब जब हम सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली समस्या जो अनुवादक के सामने आती है वह आती है नाद सौंदर्य के अनुवाद की समस्या। कविता के जब अनुवाद कर रहे हैं तो कविता में एक नाद, एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य होता है और वह ध्वन्यात्मक सौंदर्य को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, भाषांतरण करना अनुवादक के लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे बिहारी का एक दोहा है, मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ। बिहारी कहते हैं, कहत नहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब इस दोहे में जो एक नाद सौंदर्य है, त का जो सौंदर्य है, हर क्रिया में पीछे त लगा हुआ है और उसके उच्चारण में जो एक संगीतात्मकता आ रही है, एक ध्वनि आ रही है, जब उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया तो आप देखिए वहाँ वे नाद सौंदर्य का हमें अभाव मिलता है। दे स्पीक, डिसएग्री, रिजॉइस, get annoyed, reconciled, feel pleased and then blush. While seated in the crowded hall, they speak to each other with their eyes. अब देखिए कितना अंतर है। हिंदी में जो एक दोहे को पढ़ते हुए एक नाद सौंदर्य की अनुभूति हो रही थी, एक संवेदना जागृत हो रही थी, उसका अनुवाद करते हुए वे नाद सौंदर्य समाप्त हो गया। हालांकि अनुवादक ने बड़ा प्रयास किया उस सौंदर्य को लाने का, परंतु वे भाषा की प्रकृति भिन्न है, अंग्रेज़ी भाषा की प्रकृति भिन्न है। तो अंग्रेज़ी में जब अनुवाद किया जा रहा है तो वे जैसे अब तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, अब उसमें जो त की आवृत्ति, जो एक अनुप्रासात्मक छटा आ रही है और एक नाद सौंदर्य उत्पन्न कर रही है, जब उसका अनुवाद करते हैं तो वे नाद सौंदर्य समाप्त हो जाता है, वो कहीं लुप्त हो जाता है। तो नाद सौंदर्य के अनुवाद की समस्या ये सृजनात्मक अनुवाद के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या आती है। और अगर अनुवादक स्वयं सृजनात्मक क्षमता से युक्त है, अगर वे स्वयं कवि है, तो वह उस भाषा की में भी वही नाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो ये सृजनात्मक साहित्य को लेकर के विशेष रूप से काव्यानुवाद के संदर्भ में समस्या आती है। इसी तरह से दूसरी जो समस्या है वे है कविता के अनुवाद में छंद और लय की समस्या, कि कविता में भावों, विचारों तथा लय में एक आत्यंतिक संबंध होता है, ये परस्पर जुड़े हुए होते हैं और लय को पहचाने और संप्रेषित किए बिना अनुवाद
सपाट और रंगहीन हो जाता है। लय से ही कविता की संवेदनशीलता का बोध होता है, उसका पता चलता है। इस उदाहरण से हम समझते हैं इसको, छंद और लय की बात जो कर रहे हैं। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है, एक बूंद सहसा उछली। उसकी पंक्तियां हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। अब इस कविता का जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो वहाँ अनुवाद किया गया, आई सॉ अ ड्रॉप सडनली फ्लाई फ्रॉम द स्कड ऑफ द सी, फ्लेयर फॉर अ सेकेंड, फायर फ्रॉम द मेलोइंग सन। अब जब ये अनुवाद किया जा रहा है तो आप देखते हैं कि जो हिंदी में लय थी, छंद था, वो प्रयास तो किया गया परंतु वो लयात्मकता अनुवाद में नहीं आ पाई है। इसी तरह से हम देखते हैं जो हिंदी की छंद योजना है, हिंदी का जो छंद विधान है वो अपना है, अंग्रेज़ी का छंद विधान अपना है। अब उमर खयाम की रुबाइयों का जब अनुवाद किया गया, फिट्ज़जेराल्ड ने जब अनुवाद उसके अंग्रेज़ी में किया तो उसने रुबाई छंद को अपनाया। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन ने और मैथिली शरण गुप्त ने जब उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया तो उन्होंने भी रुबाई छंद को अपनाया। तो स्रोत भाषा का जो छंद है, मूल भाषा में जो छंद लिया गया है, अगर लक्ष्य भाषा में भी संभव हो सके उसी छंद को अपना लिया जाए तो वे अनुवाद करते हुए लय का, छंद का ध्यान रखते हुए उसकी लयात्मकता का, उसके लयात्मक सौंदर्य की रक्षा कर सकता है। और वह अनुवाद रुबाइयों का जो बच्चन ने किया, जो मैथिली शरण गुप्त ने किया रुबाइयों के रूप में अनुवाद, वो अनुवाद अधिक सफल हो पाया। तो अगर स्रोत भाषा का जो छंद है उसी छंद को ही अपना करके लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाए तो लय सौंदर्य, उसका जो छंदगत सौंदर्य है उसकी रक्षा अनुवादक कर सकता है। इसी तरह से एक अन्य समस्या आती है समतुल्य भाषिक अभिव्यक्ति की समस्या, कि जो मूल भाषा में, मूल कविता में जो शब्द आया है उसका समतुल्य, उसी संवेदना से जुड़ा हुआ, उसी भाव से जुड़ा हुआ, उसी बिंब से जुड़ा हुआ शब्द अभिव्यक्ति मिले, ये संभव नहीं है। ये काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। जैसे प्रसाद की पंक्ति है, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ बिजली शब्द आया है। अब बिजली का अंग्रेजी में अनुवाद करना कठिन है, क्योंकि यहाँ बिजली शब्द तेजी, तरलता के लिए आया है और चमक का अर्थ देता है। अगर हम बिजली की जगह लाइटनिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो चकाचौंध का अर्थ देगा, वो तरलता उसमें नहीं रहेगी, वो चमक वाला अर्थ नहीं रहेगा। थंडर या थंडर बोल्ट शब्द करते हैं तो वहाँ वो कड़क का अर्थ हो जाएगा। तो वो जो तरलता वाला अर्थ है वो तरलता वहाँ समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए, जो अभी हमने पीछे उदाहरण अज्ञेय की कविता का किया था, उस उदाहरण में आप देखें तो वहाँ शब्द आया है उछली। उछली का अनुवाद किया है फ्लाई। अब उछली और फ्लाई में अंतर है। फ्लाई तो उड़ना से संबंधित है, वो उड़ गया, जबकि उछली, उछलने में अर्थ है ऊपर जा कर के और फिर नीचे गिरना, और फ्लाई में वह अर्थ, वह आशय निकल करके नहीं आया। इसी तरह से जो फ्लेयर शब्द है, फ्लेयर में वो जो बूंद रंग गई, रंजित हो गई, फ्लेयर वो अर्थ नहीं दे पा रहा। इसी तरह से ढलते सूरज के लिए अनुवाद किया गया मेलोइंग सन। अब मेलोइंग सन में वो जो सूरज के ढलने की से जो परिपक्वता का, एक वृद्धावस्था का आशय निकल रहा था, वह वृद्धावस्था वाला, परिपक्वता वाला आशय मेलोइंग सन में नहीं निकल करके आया। तो इस तरह से अनुवादक के सामने समतुल्य भाषिक अभिव्यक्ति की एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। इसी तरह से
अनुवादक के सामने सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करते हुए जो समस्या आती है वह आती है प्रतीकों और बिंबों के अनुवाद की समस्या। अब हर भाषा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है, हर भाषा के अपने प्रतीक होते हैं, उसके अपने बिंब होते हैं। अब उन बिंब का, उन प्रतीक, ये प्रतीक और बिंब, प्रतीक तो विशेष रूप से अमूर्त है। अब एब्स्ट्रैक्ट का अमूर्त का स्थूल अनुवाद कैसे किया जाए, ये समस्या अनुवादक के सामने आती है। अब बिंब इंद्रिय जन्य बिंब है, स्पर्श जन्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, घ्राण बिंब है। अब इन बिंबों का लक्ष्य भाषा में अनुवादक अनुवाद कैसे करे, ये समस्या उसके सामने सबसे बड़ी आती है। जैसे अब दीप शब्द है, दीपक। अब दीपक के लिए अंग्रेजी में अर्दर्न लैंप ये एक शब्द बन जाता है, पर जब कुलदीप की बात की जाती है, कुलदीपक कहा जाए और वहाँ उसका अर्थ अर्दर्न लैंप कर दिया जाए तो कुलदीप का वो अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुलदीप के लिए अर्दर्न लैंप वाला अर्थ शब्द कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो हास्यास्पद हो जाएगा। इसी तरह से हिम शब्द है। अब हिम शब्द सुखद, शीतल, एक शीतलता प्रदान करने वाले प्रभाव का व्यंजक है। अब हिम के लिए अगर हम स्नो शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्नो की व्यंजना भिन्न है। आइस शब्द का प्रयोग करते हैं, कोल्ड विंड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कोल्ड विंड का अनुवाद जो है वो शीतल समीर नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रतीकों और बिंबों के अनुवाद की समस्या आती है। ऐसे ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब अभिधा में कोई कथ्य है उसका अनुवाद करना तो आसान है, परंतु जब कोई लक्षणा में बात कही जा रही है या व्यंजना में बात कही जाती है तो इनका अनुवाद करना, इनके व्यंग्यार्थ को ठीक से समझना, लक्ष्यार्थ को ठीक से ग्रहण करके और फिर उसको अन्य भाषा में अनुदित करना, ये समस्या अनुवादक के सामने बड़ी आती। इसी तरह से जैसे मित्रों हमने पहले कहा था मुहावरों और लोकोक्तियों की समस्या, वो भी सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद करते हुए समस्या आती है। ऐसे ही पौराणिक नामों से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं उनका अनुवाद करने की भी समस्या आती है। तो इन पर अगर अनुवादक उस भाषा विशेष के सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित नहीं है, उसे उसकी पहचान नहीं है, तो उसके सामने ये समस्या हो सकती है। तो ये मित्रों हमने सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करते हुए क्या क्या समस्याएं आती है उनकी चर्चा की। अब थोड़ा सा इनका समाधान देख लेते हैं कि किस रूप में इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि अनुवादक का मूल भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो, विषय वस्तु का उसे सम्यक ज्ञान ही ना हो, अपितु वे लगातार उसका अभ्यास करता रहे, तब वे इन समस्याओं से निकल सकता है। इसी तरह से मूल भाषा और लक्ष्य भाषा की लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक शक्तियों पर उसका पूर्ण अधिकार हो। जो बिंब है उनके इंद्रिय आधारों की पहचान हो। अन्य भाषा के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल प्रतीकों और उपमानों के उपयुक्त पर्यायों का चयन करने की उसमें योग्यता हो, उसको पता हो कि कौन से पर्याय वो चयन कर सकता है। इसी तरह से कविता की लय का सृजनात्मक अनुकरण करके भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह उसी लय को अपना ले जो मूल भाषा की लय है, ऐसे ही मुहावरों और लोकोक्तियों का शब्दानुवाद ना करके लक्ष्य भाषा के समतुल्य मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करें। इसके लिए वो मुहावरे लोकोक्ति कोश, जैसे हिंदी अंग्रेजी मुहावरा लोकोक्ति कोश, उससे सहायता ले सकता है। ऐसे ही प्रतीकों का स्पष्टीकरण के लिए उनकी व्याख्या कर दे या पाद टिप्पणी में उनका स्पष्टीकरण कर दे। तो इस तरह से अनुवादक इन उपायों को अपना करके अपने अनुवाद को स्तरीय अनुवाद बना सकता है, एक श्रेष्ठ अनुवाद कर सकता है। धन्यवाद।
इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी जी को और उम्मीद करते हैं मित्रों जो भी समस्याएं आज उजागर की गई अनुवाद से संबंधित और उनके समाधान दिए गए, उम्मीद करते हैं कि अब आप अनुवाद कह सकते हैं शैली में निपुण हो जाएंगे। निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करें, उनके जो प्रश्न हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं उनके हल आपको दे सकें। हमें देखते रहें और हमें लिखते रहें। हमारी ईमेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।